प्रोफोंग ओरिजिन महाद्वीप के पूर्वी भाग में समुद्र के निकट एक प्रचंड नदी समुद्र में गिरती है। तेज धाराओं के कारण जो लगातार सफेद झाग की लहरें उत्पन्न करती है, इसे बैलान नदी के नाम से जाना जाता है। परिणाम स्वरूप जिस क्षेत्र से ये बहती है उसका नाम बैलान काउंटी रखा गया है। बैलान ली परिवार 100 ली से अधिक क्षेत्र में फैले इस भूभाग का स्वामी है। ऐसा कहा जाता है कि यह बैलान ली परिवार एक पौराणिक साधक वंश है। इसके पूर्वज मूल रूप से एक पर्वतीय शिकारी थे, जिन्होंने संयोगवश पशुर्षीकरण संप्रदाय के एक संस्थापक साधक की रक्षा की और स्वयं आध्यात्मिक जड़ों के कारण संप्रदाय में साधना के लिए शामिल हो गए। कई दशकों बाद ली परिवार के पूर्वज को अपार सौभाग्य प्राप्त हुआ और उन्होंने संस्थापन में सफलता हासिल करते हुए पशुर्षीकरण संप्रदाय में अपनी स्थिति मजबूत कर ली। हालांकि कुछ अप्रत्याशित घटनाओं के कारण उन्हें संप्रदाय छोड़ना पड़ा और वे बैलान काउंटी आ गए, जहां उन्होंने ली वंश की स्थापना की। ली वंश ने 300 से अधिक वर्षों से अपनी विरासत को आगे बढ़ाया है और 9वीं पीढ़ी के ली झिरुई के साथ परिवार की ताकत ने अभी तक और प्रगति नहीं की है और यह फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट दायरे में लगातार बनी हुई है। हालांकि सौभाग्य से ली झिरुई के उदय ने बुजुर्गों को आशा की एक किरण दिखाई है, क्योंकि ली झिरुई के पास जललकड़ी की दोहरी आध्यात्मिक जड़ें हैं। अफसोस की बात है कि ली झिरुई की जललकड़ी आध्यात्मिक जड़ों की शुद्धता केवल 50 है, जो उन्हें वास्तविक प्रतिभा की श्रेणी में नहीं रखती। फिर भी वह लगभग 100 वर्षों में दोहरी आध्यात्मिक जड़ों वाला ली परिवार का पहला सदस्य है और उससे स्वर्णकोर क्षेत्र में प्रवेश करने की अपार आशा है। ली झिरुई को सच्चा प्रतिभाशाली न माने जाने का कारण ये है कि आध्यात्मिक जड़ों की संख्या उस गति को निर्धारित करती है जिस पर साधक आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करते हैं, जबकि आध्यात्मिक जड़ों की शुद्धता आध्यात्मिक ऊर्जा को परिष्कृत करने की दक्षता को निर्धारित करती है। हालांकि ली झिरुई आध्यात्मिक ऊर्जा को तेजी से अवशोषित कर सकता है, लेकिन उसकी दक्षता उच्च नहीं मानी जाती है और यहाँ तक कि वह 3 आध्यात्मिक जड़ों वाले कुछ साधकों से भी कम है, जिनकी शुद्धता 75 से अधिक है। इस समय ली झिरुई अपने कमरे में बैठा हुआ था और आकाश और पृथ्वी के बीच की आध्यात्मिक ऊर्जा को ग्रहण कर रहा था। ली झिरुई पालथी मारकर बैठे थे। उनके शरीर से हल्की गुलाबी आभा निकल रही थी। हर सांस लेने और छोड़ने के साथ आध्यात्मिक प्रकाश की 2 निरंतर धाराएं उनकी नाक और मुंह से प्रवेश करती थी। उनकी नसों द्वारा शुद्ध होती थी और अंततः उनकी अपनी माना शक्ति में परिवर्तित हो जाती थी। अनिश्चित समय के बाद ली झिरुई की कसकर बंद आंखें अचानक खुल गई। उनकी काली पुतलियों में एक तेज चमक दिखाई दी और पल भर में उनकी उपस्थिति नाटकीय रूप से बढ़ गई। ली झिरुई का सुंदर चेहरा खुशी से खिल उठा और उसके शब्द उत्साह और उमंग से भरे हुए थे। मैंने आखिरकार ची साधना के अंतिम चरण को पार कर लिया है। ली झिरुई इस लोक से उत्पन्न नहीं हुआ था, या यूं कहे कि उसकी आत्मा किसी दूसरी दुनिया से आई थी। एक ऐसा व्यक्ति जिसे भाग्यशाली या दुर्भाग्यशाली माना जा सकता है, एक नवशिक्षित स्नातक जो अभी अभी समाज में कदम रख रहा है। यद्यपि उनके पिछले जीवन के अनुभव नगण्य थे और अमर प्राणियों, राक्षसों और भूत प्रेतों की इस दुनिया में उनका कोई खास उपयोग नहीं था, फिर भी एक वयस्क के रूप में उनकी इच्छा शक्ति अपने साथियों की तुलना में अधिक मजबूत थी और वे साधना के महत्व से भली भांति परिचित थे। इसलिए भले ही ली झिरुई में अपेक्षाकृत अच्छी प्रतिभा थी, फिर भी उसने अपनी साधना में लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की और हर दिन लगन से अभ्यास किया, सुधार करने का प्रयास किया। अपने दिल में उमड़ रही उत्तेजना को शांत करने के बाद ली झिरुई उठे और बाहर आंगन की ओर चल पड़े। उनकी हरकतों को भांपते हुए ली शिरेन ने ली झिरुई को देखते ही पूछा, झिरुई, क्या तुमने सफलता प्राप्त कर ली है? परिवार में फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट के केवल 3 साधकों में से एक होने के नाते ली शिरेन ली झिरुई के कौशल को कैसे नहीं समझ सकते थे। उन्होंने यह सवाल इसलिए पूछा क्योंकि वे इसका जवाब खुद ली झिरुई से सुनना चाहते थे। ली झिरुई की सीधी पुष्टि मिलने पर ली शिरेन ने उत्साह से कहा, 18 वर्ष की आयु और ची साधना के अंतिम चरण में ऐसी प्रतिभा पशुर्षीकरण संप्रदाय में भी दुर्लभ है। हमारा ली परिवार सचमुच प्रगति कर रहा है। शायद ली झिरुई पर ज्यादा दबाव डालने से बचने के लिए ली शिरेन ने अपने आखिरी कुछ शब्द मन में ही दबा लिए। तुम अपना राज्य मजबूत करो, मैं जाकर कबीले के सरदार को खुशखबरी सुनाता हूँ।
इतना कहकर वह जाने के लिए मुड़ गया। ली शिरन को रोकने में असमर्थ, ली झिरुई केवल उसे दरवाजे से बाहर जाते हुए देख सका। जब वह काफी दूर चला गया तो उसने दरवाजा बंद कर दिया। ली झिरुई ने मुड़कर देखा तो उसे दा किंग तालाब के किनारे गहरी नींद में सोता हुआ दिखाई दिया और उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। दा किंग एक रैंक 3 स्पिरिट बीस्ट किंग्जवान कछुआ था, जिसे परिवार ने भारी रकम देकर खरीदा था और विशेष रूप से ली झिरुई से अनुबंध किया था। यह ध्यान देने योग्य है कि रैंक 3 स्पिरिट बीस्ट में गोल्डन कोर क्षेत्र तक विकसित होने की क्षमता होती है। हालांकि गोल्डन कोर तक पहुंचना बेहद मुश्किल है, लेकिन फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट तक पहुंचना कोई समस्या नहीं है। इसलिए किंग्जवान कछुए का विशेष महत्व था। ली परिवार ने नवजात किंग्जवान कछुए को खरीदने के लिए कुल 12,000 स्पिरिट स्टोन खर्च किए, जो दर्शाता है कि उन्हें ली झिरुई पर कितनी उम्मीदें थी। जब ली झिरुई को 5 वर्ष की आयु में दोहरी आध्यात्मिक जड़ों से पहचाना गया, तब से ही किंग्जवान कछुआ हमेशा उसके साथ रहा था। जब वह 8 वर्ष का हुआ और उसकी नसें इतनी कमजोर नहीं रहीं, जिससे वह साधना शुरू कर सका, तो उसने स्वाभाविक रूप से ची साधना के पहले स्तर को पार कर लिया। फिर अपने परिवार के बड़ों की देखरेख में उसने किंग्जवान कछुए के साथ एक अनुबंध किया। यह किंग्जवान कछुए को गुलाम बनाने के बारे में नहीं था, बल्कि एक पारस्परिक रूप से लाभकारी अनुबंध संबंध था। जैसे कि दोनों पक्षों को तब लाभ होता है जब किसी एक का साधना स्तर बढ़ता है। हालांकि हर चीज के 2 पहलू होते हैं। अनुबंध से लाभ तो मिलते हैं, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं, जिनमें से एक यह है कि साधक और आत्मा पशु के बीच साधना स्तर का अंतर एक प्रमुख स्तर से अधिक नहीं हो सकता, अन्यथा उनकी साधना रुक जाएगी। और इसी से हम ली झिरुई द्वारा अपनाई गई साधना तकनीक वानलिंग सूत्र की ओर बढ़ते हैं। पशु वशीकरण संप्रदाय के एक जागीरदार परिवार के रूप में ली परिवार के अधिकांश सदस्य वानलिंग सूत्र का अभ्यास करते थे और ली झिरुई भी इसका अपवाद नहीं थे। पशु वशीकरण संप्रदाय की मूलभूत साधना तकनीक के रूप में वानलिंग सूत्र काफी उच्च श्रेणी का है, जो ची साधना क्षेत्र से लेकर नवजात आत्मा क्षेत्र तक फैला हुआ है और बहुत व्यापक है। अनिवार्य रूप से वह आधार जिस पर पशु वशीकरण संप्रदाय की स्थापना हुई थी। जो कोई भी वानलिंग सूत्र का अभ्यास करता है, वह अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए प्रत्येक प्रमुख साधना स्तर पर एक आध्यात्मिक जानवर के साथ अनुबंध कर सकता है। साथ ही समान गुणों वाले आध्यात्मिक जीवों से अनुबंध करने से स्वयं की साधना में कुछ वृद्धि भी हो सकती है। दूसरे शब्दों में, यह साधक की आध्यात्मिक जड़ की शुद्धता को बढ़ाता है। लेकिन जैसा कि सभी जानते हैं, अधिकांश स्पिरिट बीस्ट बहुत धीमी गति से साधना करते हैं। स्पिरिट बीस्ट की साधना की गति को तेज करने के लिए एक साधक को पर्याप्त मात्रा में संसाधनों का निवेश करना होगा। इसलिए सामान्य परिस्थितियों में साधक हर बार एक प्रमुख साधना स्तर को पार करने पर एक नए आध्यात्मिक जानवर के साथ अनुबंध नहीं करेंगे। यदि ली परिवार ने अतीत में पशु वशीकरण संप्रदाय में महत्वपूर्ण योगदान नहीं दिया होता, तो उनके लिए क्यूई संवर्धन क्षेत्र से लेकर स्वर्ण कोर क्षेत्र तक की सभी विधियों को प्राप्त करना असंभव होता। और फिलहाल सो रही दा किंग ली झिरुई की सफलता से प्रभावित हुई और अनुबंध से मिले लाभों को पचा रही थी। यह जानते हुए कि दा किंग जल्द ही नहीं जागेगी, ली झिरुई मुड़ा और अपने कमरे में लौट गया। जैसे ही उसने चेतावनी फॉर्मेशन को सक्रिय किया, उसकी आकृति अचानक गायब हो गई। अगले ही पल ली झिरुई के आसपास का वातावरण पूरी तरह से बदल गया, क्योंकि वह विभिन्न प्रकार की प्रथम श्रेणी की आध्यात्मिक औषधियों और आध्यात्मिक अनाज से भरे एक निजी स्थान पर पहुंच गया। यह स्थान बहुत बड़ा नहीं था, लगभग 2 वर्ग मील के क्षेत्रफल में फैला हुआ था और इसमें एक छोटा पहाड़ शामिल था जो अधिकांश स्थान को घेरे हुए था, जिसकी ऊंचाई केवल कुछ दर्जन मीटर थी। पहाड़ की तलहटी में लगभग 15 मीटर चौड़ी एक झील थी। साथ ही आध्यात्मिक वस्तुओं से भरा एक विशाल आध्यात्मिक क्षेत्र भी था। ये मामूली आकार का निजी स्थान ली झिरुई की वह सुनहरी उंगली थी जो एक पुनर्जन्मकर्ता के रूप में उसके साथ आई थी। वर्षों के अन्वेषण के बाद ली झिरुई ने अंतरिक्ष की लगभग सभी क्षमताओं को खोज निकाला था। संक्षेप में 2 मुख्य बिंदु थे। सबसे पहले, यदि स्पिरिट स्टोन को आध्यात्मिक औषधि या आध्यात्मिक पौधों के पास दफनाया जाता है, तो उनकी वृद्धि की गति तेज हो जाएगी।
और एक अकेला स्पिरिट स्टोन संभावित रूप से किसी आध्यात्मिक वस्तु की वृद्धि को 1 महीने तक तेज कर सकता है। चूँकि प्रथम श्रेणी की आध्यात्मिक औषधि के परिपक्व होने की अवधि आमतौर पर 1 वर्ष होती है, जिसका अर्थ है कि यदि कोई 12 आध्यात्मिक पत्थरों का सेवन करता है तो आध्यात्मिक औषधि तुरंत परिपक्व हो सकती है। लेकिन समस्या ये है कि बाजार में प्रथम श्रेणी की आध्यात्मिक औषधि का मूल्य लगभग 10 स्पिरिट स्टोन है और थोक ऑर्डर देने पर कीमत कम हो जाती है। इसलिए यह क्षमता उतनी अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं थी जितना ली झिरुई ने कभी सोचा था। बेशक इसे बेकार कहना अतिशयोक्ति होगी। यह सब इस बात पर निर्भर करता था कि ली झिरुई इसका उपयोग कैसे करता है। उस स्थान का दूसरा कार्य भी स्पिरिट स्टोन के उपभोग से संबंधित था। हालांकि इस बार इसमें पूरे स्थान की आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए उन्हें झील में फेंकना शामिल था। ली झिरुई ने उस स्थान की एक और विशेषता भी खोजी थी। चाहे कोई भी गुण हो, यहाँ तक कि विशेष विकास वातावरण की आवश्यकता वाले आध्यात्मिक औषधि या आध्यात्मिक पौधे भी, वे सभी इस स्थान में स्वस्थ और मजबूत रूप से विकसित हो सकते थे। ली झिरुई अपने द्वारा जोते गए आध्यात्मिक क्षेत्र तक गए और आध्यात्मिक औषधि और आध्यात्मिक अनाज को सींचने के लिए कुशलता पूर्वक आध्यात्मिक वर्षा कौशल का उपयोग किया। स्पिरिट फील्ड के बाईं ओर हरे रंग का स्पिरिट ग्रेन था। प्रत्येक डंठल अनाज की भारी बालियों से लदा हुआ था और जैसे ही कोई पास आता था उससे जीवन से भरपूर सुगंध निकलती थी। दाईं ओर विभिन्न प्रकार की आध्यात्मिक औषधियाँ थी, जिनमें सबसे आम गोल्डन बड ग्रास से लेकर अधिक मूल्यवान आत्मा को पोषण देने वाले फल शामिल थे। लगभग 1 दर्जन प्रकार की आध्यात्मिक औषधियाँ खेत में बड़े करीने से उग रही थी। आध्यात्मिक क्षेत्र को अच्छी तरह से सींचने के बाद ली झिरुई उसमें घूम घूम कर आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाले खरपतवारों को उखाड़ने लगे और किसी भी परजीवी कीट की जांच करने लगे। इन कार्यों को पूरा करने में 1 घंटा बीत चुका था। फिर भी ली झिरुई ने उस स्थान को नहीं छोड़ा, बल्कि उस छोटे पहाड़ की ओर बढ़ गई, क्योंकि उस पर भी बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक औषधि और आध्यात्मिक पौधे लगाए गए थे।